ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? हमने पॉइंट ड्रॉप कर दिए इतने अच्छे स्टार्ट के बाद। सीजन इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट किया हमने। सारे गेम्स हम जीत रहे थे, फिर अचानक ये इंटरनेशनल ब्रेक आया और हमारा जितना सारा मोमेंटम है सब बर्बाद हो गया। तो देखो ये गेम, अगर मैं गेम की बात करूं, ओसासुना रियल मैड्रिड के गेम की बात करूं, तो इसमें कुछ था नहीं वैसा कि मैं रियल मैड्रिड को प्रेज करूं, ऐसा कि हाँ हमने बहुत अच्छा गेम खेला फिर हम हारे, या फिर हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे ओसासुना के अगेंस्ट, या फिर ओसासुना ऐसा खेल रही थी कि हाँ वो लोग हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। बट देखो गेम हम कहाँ हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए इस गेम में। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मिडफील्ड बिल्कुल डेड था, मिडफील्ड में कुछ था नहीं, क्योंकि हम चांस क्रिएट कर नहीं पा रहे थे। सेंट्रली हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। अगर आप देखो पूरे गेम को, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो देखना हम ज्यादातर वाइड स्पेसेस को यूज कर रहे थे। मेंडी, कार्वाहाल, इनका यूजेस ज्यादा हो रहा था कल ओसासुना वाले गेम में। सो अगर अगर मैं एंcelotti से ये कहना चाहूंगा कि हमें किन चीजों पर वर्क करना पड़ेगा अभी रिसेंटली, क्योंकि मॉडरिच नहीं था, तो ऑब्वियसली सेबायोस को स्टार्ट करना चाह मतलब हाँ वही ऑप्शन है हमारे पास, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। सो सेबायोस ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद अगर सेबायोस के गेम की मैं बात करूं तो उतना अच्छा था नहीं, क्योंकि जो मॉडरिच हमें प्रोवाइड करता है वो सेबायोस से हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। उसमें क्वालिटी है नो डाउट, बट उस टाइप का एक्सपेक्टेशंस रखना हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि मॉडरिच इज अ फेनोमिनन और उसको रिप्लेस करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर सेबायोस की मैं बात करूं, जहां से हमारे चांस क्रिएट होने चाहिए थे, वो बेंजेमा के साथ लिंकअप होना चाहिए था जैसा मॉडरिच और बेंजेमा का रहता है, तो वहां हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस था कि हाँ वहां से हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेबायोस एंड बेंजेमा। बट हमें दोनों का ही गेम बिल्कुल ऑफ दिखा। बेंजेमा भी कल के गेम में बिल्कुल नहीं थे। वो पेनल्टी मिस, हाँ उन्होंने पेनल्टी जीता, बट फिर पेनल्टी को मिस करना एक बहुत बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खोना होता है। आप जब एक ऐसे गेम में, जब लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट, मिड ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आप खेलते हो, तब अगर आपको पेनल्टी मिलता है, उसके बाद अगर आप उसको लूज कर देते हो या फिर आप उसको गंवा देते हो, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है इस टाइप के गेम्स। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बार्सिलोना आर प्लेइंग रियली गुड इन देयर मैचेस। जितने भी सारे मैचेस वो खेल रहे हैं तो उसमें बार्सिलोना काफी अच्छा कर रहे हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा भी चांसेस देंगे कि हाँ आके हमारे जो लीड को है वो ले लो, तो वो इजीली ले लेंगे। तो इस टाइप के गेम जो है ओसासुना हो गए, या फिर अब जितने भी मिड ब्लॉक्स लो ब्लॉक्स टीम है ला लीगा में, उनके अगेंस्ट हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हमें ज्यादा सेंट्रल खेलना पड़ेगा, सेंट्रल से हमको पेनिट्रेट करना पड़ेगा उनके जो स्पेसेस हैं उनमें। बट यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हुई कि हम ज्यादातर वाइड गए, हमने अपने जो फुल बैक्स है उनका ज्यादा यूज किया, बट वहां से भी हमें कुछ फायदा हुआ नहीं। अगर आप देखो तो क्रॉसेस उतने आए नहीं, चांस क्रिएट हुआ नहीं, चांस क्रिएशन बहुत कम था कल रियल मैड्रिड का, जो जनरली हम नहीं देखते हैं कि इतना कम रियल मैड्रिड चांस क्रिएट करती है। बट चीजें अच्छी नहीं थी, कल का गेम बहुत खराब था और इन चीजों को एंcelotti को सुधारना पड़ेगा। बेंजेमा का भी फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, जो नहीं लग रहा है कि जितना शार्प वो थे बिफोर दैट इंजरी सिचुएशन, तो उतना शार्प वो दिख रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। सो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा एंcelotti को। और अगर मॉडरिच वापस आते हैं और कोर्टवा वापस आते हैं, क्योंकि कोर्टवा का जो इंजरी है, जो कि हमने देखा कि अब शायद ही कोर्टवा खेल सकते हैं, क्लासिको में भी नहीं आएंगे, क्योंकि अपडेट दिया है एंcelotti ने कि शायद वो, ये टाइम हमें पता नहीं है कि कितने दिनों के लिए कोर्टवा इंजर्ड हुए हैं, बट शायद ये एक लंबा प्रोसेस है। सो एंcelotti को कुछ सोचना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि लूनिन लूनिन देखो, लूनिन को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उसने वैसा कुछ खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया। उसको जो मतलब जितने भी उसके पास बॉल था उसने अच्छे से कलेक्ट किए, प्लस जो गोल था वो भाई वो गोल, उस गोल को मतलब कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड गोल था। मैं अगर बोलूं तो वो मेंडी की गलती थी, क्योंकि मेंडी ने हेडर लेने दिया कीके को। सो वहां कुछ गलती थी, बट ठीक है, चीजें अच्छी हुई। बेनिशियस के गोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेनिशियस का गोल काफी अच्छा था, दो इट वाज नॉट इंटेंडेड, बट मतलब इंटेंट के साथ उसने नहीं मारा था, क्योंकि उसको एक क्रॉस देना था, बट वो गोल में फिर तब्दील हो गया, तो वो एक अच्छी बात रही रियल मैड्रिड के लिए। बट देखो हमारा अटैक नल था, रोड्रिगो बिल्कुल आउट था।
मैं अगर बात करूं कि स्टार्टिंग लाइनअप हम कैसा लेकर चल सकते थे, तो आई थिंक कि वालवर्डे को स्टार्ट करना जरूरी था। अब कुछ रीजंस की वजह से वालवर्डे स्टार्ट नहीं कर पाया, वो अलग बातें हैं, बट अगर वालवर्डे स्टार्ट करता तो चीजें कुछ और होती, क्योंकि गेम में हमें पेस मिल जाता है एक, और जिस काइंड ऑफ फॉर्म में वालवर्डे है, सो आई थिंक कि वो ज्यादा चांस, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस अभी तक वालवर्डे ने ही बनाए रियल मैड्रिड के लिए। चांस क्रिएशन अगर आप देखो रियल मैड्रिड का, तो सबसे ज्यादा ज्यादा वालवर्डे का ही है। तो वो अगर वालवर्डे रहता तो कुछ हमें चांसेस क्रिएशन और ज्यादा देखने को मिलते, और हो सकता था हम स्कोर कर सकते थे गोल। बट ठीक है, चीजें जो हुई हुई, बट अभी जो आने वाले गेम्स है उसमें हमें पॉइंट लूज नहीं करना है, क्योंकि हमें कंपटीशन देना है बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना दे आर डूइंग ग्रेट इन द लीग। और अगर उनके साथ हमें कंपटीशन में रहना है, तो इन इन जैसे टीमों के अगेंस्ट जो ज्यादा लो ब्लॉक्स प्रीफर करती है या मिड ब्लॉक्स प्रीफर करती है, उनके अगेंस्ट हमें हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात यह है। सो ठीक है, जैसा हुआ गेम हुआ। और अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। तो एर्लिंग हालांड, मतलब एर्लिंग फेनोमेनल हालांड, मैं क्या बोलूं उसको, मेरे पास तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है भाई। मतलब जिस तरीके से उसने धोया मैनचेस्टर यूनाइटेड को, 3 गोल्स, हैट्रिक एंड 2 असिस्ट। मतलब सोच रहे हो आप, जब आप इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, 8 मैचेस में 14 गोल्स हैं उसके, 8 मैचेस में प्रीमियर लीग में। और प्रीमियर लीग का जो रिकॉर्ड है, वो अगर देखो मोहम्मद साला के नाम है, जो प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 1992 के पहले की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो प्रीमियर लीग का जो रिकॉर्ड है, जो 38 गेम्स में साला का है, वो 32 गोल्स है, जो कि सिर्फ 17-18 सीजन में लगाया था। बट अभी हालांड के पास इतना अच्छा मौका है, अभी 30 गेम पड़े हैं उसके पास, और उसने ऑलरेडी 14 गोल स्कोर कर दिए हैं। 3 हैट्रिक्स लगातार होम में, 3 हैट्रिक्स लगातार होम में, तुम इमेजिन भी कर सकते हो कैसे? मतलब आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, इतने कम गेम में, 8 गेम्स में हैट्रिक, 3 हैट्रिक्स लगा दिए हैं बंदे ने। तो फिर समझ सकते हो किस तरीके का वो प्लेयर है, किस सॉर्ट ऑफ, इसका मेंटेलिटी क्या है। मतलब पेप ग्वार्डियोला को एक ऐसा प्लेयर चाहिए था, मतलब अप फ्रंट, क्योंकि बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे वो एक प्रॉपर नंबर 9 का। हाँ, गैब्रियल जेसस थे उनके पास, सर्जियो एग्ुएरो थे, बट दिस मैन, आर्लिंग हालांड, ही इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर, ही इज द बीस्ट। मगर अब जैसे कि अब मैं अगर बोलूं कि तुम कहीं भी बॉल डालो, तुम कहीं भी बॉल डालो, अगर हालांड के पैर में, हालांड के सर के पास, हालांड से 2 मीटर दूर डाल दो, वो तुम्हें गोल स्कोर करके देगा। तो फिर जब ये एक स्ट्राइकर तुमको प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर मतलब क्या चाहिए और भाई, लाइफ से क्या ही चाहिए एक मैनेजर को? कुछ नहीं चाहिए भाई। मतलब हालांड है तो सब कुछ मुमकिन है पेप गुआर्डियोला के लिए। यूसीएल मुमकिन है, प्रीमियर लीग तो वो लोग खैर जीतेंगे ही, अगर आर्सेनल उनको अच्छे से मतलब compete करेगी अगर आर्सेनल, तब वही एक टीम है जो compete कर सकती है मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। तो अगर हम मूव करें इस गेम के बारे में, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का जो डार्बी था उसके बारे में, तो देखो गेम, पहली बात तो मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम में थे ही नहीं। जो भी ये बोल रहे हैं कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छा खेला, मुझे नहीं लगता कि उनका गेम अच्छा रहा है, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं थे भाई। उनके पासेस बिल्कुल स्लॉपी थे। अगर अगर तुम देखो, अगर तुम फर्स्ट मिनट से देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो गेम था, वो मुझे लगा कि नहीं, वो लोग कहीं गेम में है ही नहीं, क्योंकि जिस इंटेंसिटी के साथ सिटी उतरी थी, अगर वो चाहते फर्स्ट 45 मिनट्स में, अगर देखो फर्स्ट हाफ में अगर देखो, तो वो कम से कम 7-8 गोल स्कोर कर सकती थी सिटी। ऐसा उसके उनके पास चांसेस थे, जो वो नहीं बना पाई सिटी। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई, बट अगर सिटी वो चांसेस बना लेती, तो आई थिंक 7-0 इजीली अब थे वो लोग फर्स्ट हाफ में। इस तरीके का घटिया मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रहे थे। मतलब उनका पास बिल्कुल सही नहीं था, उनके मार्किंग्स बिल्कुल सही नहीं थे, वो लोग अच्छे से गेम को रीड नहीं कर पा रहे थे, किस बंदे को क्या करना है पता ही नहीं चल रहा था किसी को। सो इस तरह का घटिया गेम उन्होंने खेला मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और एरिक टेन हैग ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई थी कि आपको गेम को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गेम में होगे नहीं कलेक्टिवली, तो आप गेम नहीं जीत सकते। और जब आप ऐसे टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, मैनचेस्टर सिटी, जो आपको इजीली खोल सकते हैं विद दैट अप फ्रंट, फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश एंड हालैंड, जिस तरीके के वो उनके पास अटैक है, जिस तरीके का क्वालिटी है उनके मिडफील्ड में, वो आपको इजीली खोल सकते हैं। सो
ये कहीं ना कहीं गलतियां हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और मेरे ख्याल से ये स्कॉट मैक्टोमिने को खिलाना कोई तुक बनता नहीं था आज के गेम में, क्योंकि हम जानते हैं स्कॉट मैक्टोमिने कुछ उस टाइप का प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का। आप डिफेंस की बात कर लो, आप अटैक की बात कर लो, तो वैसा कुछ एक उनका इफेक्ट रहता नहीं है इस टीम में। सो आई थिंक कैसेमीरो को स्टार्ट करना चाहिए था ये गेम, क्योंकि अगर कैसेमीरो रहते हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिव सॉलिडिटी रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, क्योंकि हमने देखा है रियल मैड्रिड के साथ जब कैसेमीरो थे तो वो पिलर थे रियल मैड्रिड के, जो एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर जिसको आप बोलते हो वो है कैसेमीरो। उनसे आप कुछ भी करवा लो, डिफेंसिव ड्यूटीज अगर आप उनको कुछ भी दे दोगे वो इजीली कर लेंगे। सो इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है कैसेमीरो के अंदर। सो अगर टेन हाग को कुछ चाहिए कैसेमीरो से, क्योंकि वो एक अटैकिंग प्लेयर नहीं है, आपको वो नहीं वैसा बॉल प्रोवाइड कर पाएंगे जैसा क्रिस्टियन एरिक्सन करते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस करते हैं, बट डिफेंसिवली ही इज अ बीस्ट। अगर कोई इस टीम में है जो एर्लिंग हालांड को रोक सकता है या फिर ट्राई कर सकता है रोकने का, तो वो कैसेमीरो है। और मुझे कोई नहीं दिखता था कि इस टीम में किसी के पास वो कैपेबिलिटी है कि इस अटैक जो आप मैनचेस्टर सिटी के इस अटैक की अगर मैं बात करूं तो उसको रोकने की कैपेबिलिटी किसी में नहीं थे अदर देन कैसेमीरो। सो ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा एरिक टेन हाग को कि इतना कम गेम टाइम क्यों दिया जा रहा है कैसेमीरो को थोड़ा और गेम टाइम मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से स्कॉट मैक्टोमिने की जगह कैसेमीरो का खेलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि ये गेम 6-3 था। सेकंड हाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का अच्छा रहा थोड़ा सा, मगर मैं बोलूं क्योंकि सिटी ने बिल्कुल एक टाइम के बाद जब वो लोग 6 गोल स्कोर कर चुके थे, उसके बाद से वो थोड़ा सा अपना जो स्पीड था, वो जो प्रेशर था मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो सिटी ने वो थोड़ा हटा लिया और गेम का टेम्पो थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को चांसेस मिले और उन्होंने गोल स्कोर किए। सो देखो कहीं ना कहीं ये एक सीधा सीधा मैसेज देता है एरिक टेन हैग को कि ये जॉब इजी नहीं है। आप आर्सेनल को हरा दिए थे, क्यों उसके बाद आपको एक मोमेंटम मिला था, बट फिर इंटरनेशनल ब्रेक आ गया, आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया, जिसके वजह से फिर आपको वैसा खेलना पड़ेगा, क्योंकि टीम्स को मोमेंटम आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसा हमने देखा था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट जब लास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड खेले थे तो वो लोग हारे थे, उसके बाद उनका एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म था जिसके वजह से उन्होंने आर्सेनल को हरा दिया जो कि टॉप ऑफ द लीग है अभी। तो अब जब आर्सेनल को हरा के आते हो मैनचेस्टर सिटी के पास, तब आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है। अगर आप उस टाइम इंटरनेशनल ब्रेक कुछ नहीं होता तो आई थिंक कि ये गेम कुछ अलग सा होता, हमें अलग दिखने को मिलता। इतने ज्यादा गोल्स नहीं पड़ते मैनचेस्टर यूनाइटेड को, अगर 3-3 का ड्रॉ बोल सकते हो आप या फिर 4-3 का विन, ऐसा हो सकता था, बट इतने ज्यादा गोल्स नहीं पड़ते और इतने ज्यादा थ्रेट प्रोड्यूस नहीं करती सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट। तो वो मोमेंटम ब्रेक होकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और अगर मैं बात करूं अभी क्या करना चाहिए यूनाइटेड को, यूनाइटेड के पास ऐसे क्या ऑप्शंस है कि हाँ वो वापस आ सकते हैं इस कंटेंशन में। तो देखो जैसा है उनको वैसा खेलना चाहिए, क्योंकि एक गेम खराब होता है तो वैसा कुछ दिक्कतें नहीं आती है वैसी। तो अगर जिस टाइप का उनका नेचुरल गेम है, एरिक टेन हाग जिस टाइप का पोजीशन फुटबॉल खिलाना जानते हैं, तो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। तो आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आएंगी, बट उनके साथ दिक्कतें यही है कि वो एक गेम अच्छा खेलते हैं फिर दोबारा फिर वही भग देते हैं वो लोग। सो दिक्कतें हैं कुछ मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और इन दिक्कतों को एरिक टेन हैग को अच्छे से देखना पड़ेगा। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो गेम टाइम है वो भी थोड़ा एक कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गेम टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं देंगे, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनके पास बिल्कुल फॉर्म नहीं है। अगर पोर्तुगाल स्पेन अगर आप देख लो, फिर अगर पोर्तुगाल चेक रिपब्लिक देख लो, उनमें बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इसी मेन वजह यही है कि उनको चांसेस नहीं मिल पा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सो अगर कहीं ना कहीं अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फॉर्म वापस ले आ पाते हैं एरिक टेन हैग, तो अच्छा होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। और देखो गेम अगर मैं बोलूँ तो फिल फोर्डन में और एर्लिंग हालांड ने पूरे तरीके से तोड़ दिया। बर्नार्डो सिल्वा का भी एक बहुत अच्छा गेम था, प्लस केविन डी ब्रुयने तो भाई है ही, वो तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो मैनचेस्टर सिटी दे आर डिफरेंट टीम। अगर कोई टीम ऐसा
है प्रीमियर लीग में जो मैनचेस्टर सिटी को रोक सकता है वो आर्सेनल है। आर्सेनल को छोड़ के किसी भी टीम में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैनचेस्टर सिटी को रोक ले। मैं लिवरपूल की भी बात कर रहा हूँ, लिवरपूल में भी अभी वो नहीं है, वो शार्पनेस नहीं है कि वो मैनचेस्टर सिटी को रोक पाए। द ओनली टीम जो कि रोक सकते हैं मैनचेस्टर सिटी को वो है आर्सेनल, और आर्सेनल को कुछ अच्छा करना पड़ेगा इस बार लीग को जीतने के लिए। और आई होप कि आर्सेनल लीग जीत जाए और एक अच्छा कंपटीशन दे सिटी को टू द एंड, अनटिल द एंड एक अच्छा कंपटीशन हो। और देखो डर्बी तो ऐसे आते जाते रहेंगे, नेक्स्ट डर्बी ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा, तो फिर देखते हैं क्या होता है उस टाइम। अगर एरिक टेन हैग कुछ चेंजेस करते हैं या फिर कुछ ऐसा एक अच्छा टैक्टिकल इम्प्रूवमेंट लाते हैं इस टीम में, तो हमें कुछ और भी देखने को मिल सकता है। सो गाइज ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।